आज आपको रोटेशनल मोशन रीड कराया जाएगा। इससे पिछले वीडियो में आपने फ्रिक्शन का अध्ययन किया था और फ्रिक्शन में सारे टॉपिक्स आपको बताए गए। रोटेशनल का अध्ययन करने के लिए लीनियर मोशन और उसके इक्वेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हम लीनियर को रोटेशनल में किस तरह से कन्वर्ट करके अध्ययन कराते हैं, इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। फ्रिक्शन में कुछ टॉपिक्स लास्ट में रह गए होंगे, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। इनको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि टोटल एनर्जी, तो यहाँ पर लिया जा रहा है ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल अर्थात स्थानांतरित प्लस घूर्णन गति। तो ये कुल गतिज ऊर्जा टोटल काइनेटिक एनर्जी, या यहाँ पर के लिए करें टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो कुल गतिज ऊर्जा, तो आप स्थानांतरित प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा सबका सम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसलेटरी में आपने लिया हाफ mv² प्लस रोटेशनल में आपने लिया हाफ i⍵², जैसे ये आपने यूज किया हाफ i⍵²। तो इनका सम, ये कुल गतिज ऊर्जा हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे कहा जाए कि सर्कुलर डिस्क के लिए या सर्कुलर रिंग के लिए, या आपसे कहा जाए सॉलिड स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको दिया जा रहा है सर्कुलर रिंग के लिए, तो आप कह सकते हैं इसमें सर्कुलर रिंग के लिए I/m mr² ऐड कर सकते हैं, और V = R⍵, या V² = R²⍵²। तो आप रख दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I की वैल्यू mr²⍵²। अब देखिए इसमें ये v² की वैल्यू है हाफ mv², इस तरह से ऐड कर दीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी mv², माना गया टोटल काइनेटिक एनर्जी mv², ये माना गया। तो आपने देखा इस तरह से कि क्या पॉइंट या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो ये आपको रीड कराया गया हाफ mv² या mv² हाफ पे ऐड कर लीजिए mv² आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी आपने सर्कुलर रिंग के लिए देखा, यही पॉइंट आपको दिया जा सकता है सर्कुलर डिस्क के लिए भी। सर्कुलर डिस्क, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ऐसे आप देखिए डिस्क के लिए। तो I आप लिखेंगे हाफ mr²। तो इस तरह से जैसे मास यहाँ मान लिखा है mr², तो आप इसी को रख कर फिर सॉल्व कर लीजिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I की वैल्यू है हाफ mr²⍵², मानक दिया गया, ऐड कर लीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², 1/4 mv²। ये देखिए ये मान है v² का, एलसीएम लेकर
3/4 MB²। 4 आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1, तो ये टोटल 3/4 MB²। तो आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया टोटल। अब जो प्रॉब्लम इस तरह से दिए जाते हैं उनको देखिए। इसी तरह के पार्ट को आप लेकर रेशियो में भी देता है। जैसे आपने सॉल्व किया तो रेशियो भी कहता है, तो उसके आंसर को आप तैयार कर लीजिए। जैसे हमने कहा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी है हाफ MB² प्लस हाफ I⍵²। अब इसमें कहता है कि जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए तो 1/2 MB², हाफ सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², ω², या दोनों को हाफ MB² प्लस ये कैंसिल कर दिया 1/5 MB²। एलसीएम ले लीजिए 10, तो 7/10 MB²। आपने ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब आप इसमें तुलना या रेशियो निकालना चाहते हैं ट्रांसलेटरी और टोटल का, तो देख सकते हैं। इसको आप 7/5 को अलग कर लीजिए, हाफ MB², तो ये है आपका ट्रांसलेटरी, तो 7/5 यहाँ पर हो गया ट्रांसलेटरी। तो रेशियो आपको मिल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ट्रांसलेटरी एनर्जी इक्वल टू 7/5। ये आंसर आपको मिल गया 7/5। तो हम इनमें से इस तरह के प्रॉब्लम रखकर तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर कॉमन फार्मूला बनाने के लिए ये ट्रिक ले सकते हैं कि 7/5 का जो फंक्शन मिला है वो किस तरह से होगा। इससे पहले आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 यहाँ पर था। इससे पहले आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 1 + 2/5 7/5। इससे पहले आपने देखा जैसे काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन ट्रांसलेटरी। जैसे देखिए इससे पहले आपने यूज़ किया था, यहाँ पर कहीं ले ले रहे, जैसे कि सर्कुलर डिस्क आपने लिया तो 1/2 आपने कहा 1/2। तो जैसे आपने सर्कुलर डिस्क लिया तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाफ MB² प्लस 1/2 MB²। देखिए अच्छा ट्रिक है ये। देखिए हाफ MB², यहाँ भी है हाफ MB², कॉमन ले लीजिए हाफ MB², तो यहाँ पर आ गया 1 + 1/2। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका यहाँ मान रखा जा रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जैसे 1/2 का है तो 1/2 बाकी कॉमन हो गया, तो ये आ गया आपका 3/2। ये काइनेटिक, तो यहाँ पर टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसलेटरी है, स्थानांतरित ट्रांसलेटरी, और ये आ गया 3/2। दोनों का रेशियो 3/2। तो आपको एक कॉमन फार्मूला क्या मिल रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ट्रांसलेटरी, तो 1 प्लस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर दीजिए, उसको कोई कॉमन नाम दे दीजिए और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आसान तरीका है जो अभी हमने बताया कि कोफिशिएंट जो आप लिखते हैं उनको वहीं शो कर रहे हैं, तो जो कोफिशिएंट आप शो कर रहे हैं वही वैल्यू वहाँ पर लिख दिया जा रहा है। जैसे इसमें आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने बताया था ICM
एम के स्क्वायर, ये ट्रिक दिया गया था जहाँ पर के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल रहे थे। यहाँ से देखिए आईसीएम जैसे आपने लिख लिया 2/5 एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, ये सॉलिड के लिए आपने लिख लिया तो 2/5 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया। तो जैसे हमने कहा था वहाँ पर कि सॉलिड स्क्वायर के लिए कितना आया था, तो आपने देखा था टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसे आपने ट्रांसलेटरी लिया था, ट्रांसलेटरी। तो यहाँ पर हमने कहा 1 लिखे और जो कोफिशिएंट है 2/5 आप ऐड कर लीजिए इसमें, तो ये 7/5 आ गया। तो आप रियल में कर क्या रहे हैं, ये रेशो किसका रख रहे हैं, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। या इसी के बाद आप डिस्क का आपने देखा तो 1/2 एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, ये कैंसिल कर दीजिए, 1/2 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 1 + 1/2 3/2, तो ये रेशो यहाँ पर 3/2 आ रहा है। तो इस सिस्टम से आपको ये फ़ायदा मिला कि रेशियो आप टोटल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेटरी, जैसे ये लिखा है तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया, रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ट्रांसलेटरी। तो आपको क्या फॉर्मूला मिला देख लीजिए। तो आपने देखा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर लिखा गया था के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपको मिल गया 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट रखेंगे रेशियो सीधे आ जाएगा, जिसके लिए कहा जाएगा सॉलिड स्क्वायर थी 2/5 डिस्क तो 1/2 आर स्क्वायर 2/3, देखिए सीधे आंसर है। तो आपको बार बार उस चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करनी होगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम इसी में कोई भी पार्ट दे देंगे आर स्क्वायर का, तो आप पाएंगे 1 + 2/3 5/3 आ गया, इस तरह से 5/3। ठीक है, आप इजली सॉल्व कर लिए। जैसे यहाँ 7/5 वहाँ 5/3 आ गया, डिस्क के लिए तो 1/2 3/2 आ गया। तो इनके रेशियो आप रख कर, और इनको अगर आपने बीटा याद किया था तो एक फॉर्मूला और आप साथ में कह सकते हैं, लेट बीटा = के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आपको लिखने में आसान होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ट्रांसलेटरी = आपको आंसर मिल जाएगा 1 + बीटा, आसानी से रख दीजिए, बीटा वो उसकी वैल्यू है, याद करने में आसान पड़ता है, लिखने में भी आसान होता है। तो ऐसे पॉइंट्स आप निकाल कर उनको याद कर लें, लिख लें और फिर आगे देखें। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि आपको रेशियो और पार्ट में लेना होगा, जैसे ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी, इधर आपने लिखा था ट्रांसलेटरी, यानी जी टी लिखें या टी आर ट्रांसलेटरी, यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी है प्लस रोटेशनल, ये तो रोटेशनल, और इसको लेते समय जो कॉमन लिया जा रहा था तो उसको हम कन्वर्जन जो वो भी कर रहे थे वो ट्रांसलेटरी में कर रहे थे। कभी रेशियो वो रोटेशनल के टर्म में देता है, रोटेशनल के टर्म में ज्ञात करिए, तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए रोटेशनल के टर्म में अगर लेना होगा तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे हाफ mv² हाफ आई ω², ऐसे देखिए टोटल ये है। तो इसका पार्ट जो है कन्वर्जन इसमें इसके टर्म में करना होगा, और ये देखना होगा कि इसका कितना पार्ट ये रिप्रेजेंट किया गया है
जैसे भी इक्वल टू आर ओमेगा अभी आपने देखा, तो हाफ एम यहाँ पर होगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ, अभी जितना भी पार्ट दिया जाए, जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए तो 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें जो भी कॉमन हो ये तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये के, या यहाँ पर आ गया 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये के, ये वैल्यू आ गया। अब आप इसमें रेशियो ले सकते हैं आसानी से, इसे पहले लिखा गया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आप अलग कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 7/5 हाफ, अब ये देखिए यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये लिखा गया है रोटेशनल, तो ई के अपान ई आर इक्वल टू 7/5। तो इनका कन्वर्जन इसमें करना हो तो इसको ब्रेक कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए फिर, और फिर इनका जो सलूशन आता है उनमें से ये एडजस्ट कर लीजिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के लिए, और जो मान आ रहा जैसे इसमें अलग अलग वैल्यू आ गया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इसमें लिए थे 2/5, तो अगर आपको 2/5 एडजस्ट करना है, क्योंकि ये हाफ हमारे ये लिखा गया है कॉमन, लेकिन किसके लिए रेशियो आएगा ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर सॉलिड स्फीयर के लिए लेना है तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, सॉलिड स्फीयर में कितना होना चाहिए 2/5 होना चाहिए, तो सॉलिड स्फीयर का पार्ट लेना होगा तो आपको यहाँ 2/5 ऐड करना होगा सॉलिड स्फीयर के लिए, जैसे इसको हम कैंसिल ना करें सॉलिड स्फीयर के लिए, तो देख लीजिए यहाँ से सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करना होगा, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2/5 हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसमें ऐड कर लें, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1 + 2/5 या 7/5 हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये टोटल आ गया। अब आपको इसमें चाहिए 2/5, तो 2/5 इसमें यहाँ से 2/2 और 5 चाहिए 5/5, 2/5 आप इसके साथ ले लीजिए, बाकी इसमें इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 7/5 ये है, 2/5 आप इसके साथ ले रहे हैं, इसका 2 इसमें लाइए 7/10, जैसे ये 7/10, अब आप इसमें 2 और है इंटू 2 इसको आपने अलग कर लिया, अब बचा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आप इनका अलग एक पार्ट ले लिए हैं। अब आप इसको कर सकते हैं, ये वाला 2 इसी में रहने दीजिए। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ जैसे कि 1/2 ये आई की वैल्यू है आई ओमेगा स्क्वायर, और ये रेशियो आप ले सकते हैं, इसको रोटेशनल करके डिवाइड कर दीजिए 7/10 आ गया। तो इनका पार्ट आप अलग से जो भी रखा गया कैंसिल करने के बजाय जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, और लास्ट में वो कॉमन वैल्यू रख कर इनका रेशियो ले लीजिए, जैसे ई आर का रेशियो यहाँ पर 7/10 आ जाएगा।
तो कुछ लिखकर इस तरह से अभ्यास करना होगा और डायरेक्ट इनके आंसर जो आते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में रख दीजिए, सॉल्व हो जाते हैं। तो आपने इसका ये पार्ट पूरा कर लिया। इस तरह से हम फ्रिक्शन में बहुत सारे टॉपिक आपको बताए हैं, उनको पूरा कराया गया। फ्रिक्शन में थ्योरेटिकल भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोई थ्योरी पार्ट लिए हैं तो किस तरह से उसको पूरा कराया जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि फ्रिक्शन जो है ताप पर भी निर्भर करता है और फ्रिक्शन जो है ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करता है। फ्रिक्शन रियल कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, जबकि फ्री क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। और कॉन्टैक्ट मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कॉन्टैक्ट किसी रबर और ये कंक्रीट रोड पर हो फ्रिक्शन, तो आपको ज़्यादा मिलता है, बजाय कि उस पर किसी आप आयरन और कंक्रीट का लेते हैं, अर्थात लोहे से बने हुई पहिया और कोई कंक्रीट सीमेंटेड रोड ले लीजिए और उसी पर आप रबर टायर ले लीजिए और सीमेंटेड ड्राई कोई रोड ले लीजिए, उनके बीच फ्रिक्शन का प्रभाव अलग अलग होगा। और भी आपको इसमें हेल्प किया गया था, जैसे रेत में चलना कठिन होता है, आपको बताया गया था कि आप पैर जैसे ही बैक पुश करते हैं, साथ में रेत के कण या जो मोरम है उनके पार्टिकल्स आगे बढ़ जाते हैं और उन पर जो है रिएक्शन कम मिलता है। इसको उल्टा आप ये कह लीजिए कि रिएक्शन कम मिल रहा है, अर्थात फ्रिक्शन जो है आपका ज़्यादा अपोज कर रहा है। इसी तरह से किसी ज़्यादा विस्कोसिटी प्रॉपर्टी जिसमें दी गई हो उसमें चलना आसान नहीं होता। जैसे वायु की तुलना में जल आप ले लीजिए, तो जल की जो विस्कोसिटी ज़्यादा है तो जल में चलना आसान नहीं होता है, वो अपोज करता है, अर्थात उसकी विस्कस प्रॉपर्टी एयर से ज़्यादा है। इसी तरह से आपको बताया गया मार्स या दलदल स्थानों में, तो वहाँ पर जो है एडहेसिव फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है और मोबिलिटी कम हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर हैं, इनको आप देखेंगे, तैयार करेंगे और इनकी प्रॉब्लम को शार्ट लिस्टिंग दो तरह से करिएगा। जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल हैं उनको अलग कर लीजिए, जो न्यूमेरिकल बेसिस हैं उनको अलग कर लीजिए। फिर देखिए कि उनमें क्या कोई कॉमन रिलेशन है। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो एक से अधिक चैप्टरों को भी कवर करते हैं, उनको आप अलग कर लीजिए और फिर सॉल्व करके देखिए कितना आप सही कर रहे हैं और कितना तैयार कर ले रहे हैं। तो हम आपको आज रोटेशनल मोशन में कुछ ऐसा लिस्टिंग बना दे रहे हैं जिसको आप तैयार करके आसानी से रोटेशनल मोशन का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम एक ग्राफ या एक तरह से डिवीजन कर दे रहे हैं लीनियर और ट्रांसलेटरी में, उसका आप अध्ययन करिए, आसानी से ये पूरा हो जाता है। जैसे इधर हम दे रहे हैं लीनियर मोशन, देख सकते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन इधर दे रहे हैं, रोटेशनल, रोटेशनल मोशन इधर दे दिया, लीनियर मोशन इधर दे दिया। तो लीनियर मोशन में हम ऐसे लिख दे रहे हैं v इक्वल टू आप लिखते हैं u प्लस ए टी, तो इधर आप लिखते हैं v को ओमेगा में कन्वर्ट कर दीजिए, ओमेगा यहाँ पर ओमेगा नॉट है, ए को अल्फा इंटू टी। कन्वर्जन देख लीजिए, यहाँ पर वेरिएबल या चल राशियाँ, इसमें हमने v यूज़ किया, u और a और t। v फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर है। इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और t। अर्थात आपने जो कन्वर्जन किया है वो आप यहाँ लिस्टिंग कर सकते हैं। आपने a को अल्फ़ा के रूप में, v को ओमेगा के रूप में आपने दिखाया ऐसे, और u को आप ओमेगा नॉट से दिखा रहे हैं, ये कन्वर्जन दिया है। दूसरा इसमें जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लिखते हैं, तो इधर लीनियर जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट
एंगुलर में आ जाइए और इसे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से। थर्ड तीसरा आप देख सकते हैं इसमें थर्ड, जैसे कि वी स्क्वायर प्लस 2as आप लिखते हैं, तो इधर आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा लिख सकते हैं। आप इनमें भी और टॉपिक आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए मान लीजिए, या फोर्स के लिए आप लिखते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए, या आप लिखते हैं dp बाई dt देखिए संवेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर जो है फोर्स को टॉर्क के रूप में लिख दीजिए, मास को I, ए को अल्फा या P को L या J बाई dt। कन्वर्जन ध्यान दीजिए, जो मास का रोल इन ट्रांसलेटरी में था वो रोल जो है रोटेशनल में I का होगा। वैसे केवल ट्रांसलेटरी में मास स्पीड पर डिपेंड करती है साथ में, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारे फैक्टर होंगे जो कि मास रोटेशनल वेलोसिटी के अलावा रोटेशन एक्सिस, शेप, साइज और भी फैक्टरों पर डिपेंड करता है। इनके और भी पार्ट हैं, जैसे आप इसमें मान लीजिए कि वर्क को आप दिखाते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर वर्क रोटेशनल में ले लिया जाएगा, रोटेशनल में फोर्स को ये डिस्प्लेसमेंट को थीटा, या इस तरह का कोई पार्ट होगा डी थीटा सॉल्व कर लिया जाता है। लीनियर ट्रायंगुलर में आ गया, ये टॉर्क हो गया। तो बहुत सारे कन्वर्जन आप यहाँ पर जो जानते हैं लिखते जाइए। जैसे काइनेटिक एनर्जी तो आप पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेटरी, यहाँ पर टी लिख दे रहे हैं ट्रांसलेटरी। तो यहाँ पर रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ट्रांसलेटरी रोटेशनल इस तरह की कोई वैल्यू आपने रखा है और सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग आप बनाते जाएं और याद करें, बहुत आसान होगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे अभी आपने नया पॉइंट देखा कि एस को हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, मास को इसमें कन्वर्ट कर दिया, एफ को टार्क में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको एक दो स्टेप आपको याद करने में समय लगेंगे। और फिर आप जैसे पी है, पी को जे में कन्वर्ट किया, बहुत सारे टॉपिक हैं जो इनमें हमने यूज़ किया है। तो आप इनको लिस्टिंग करेंगे और इन पर प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। इनके यूनिट से तो आपको तैयारी करनी चाहिए, इसमें कौन सा क्या यूनिट दिया गया है आसानी से उसको ज्ञात किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप इनको तैयारी